रेखा, आपका मटेरियल शेयर करना है? कर दीजिए। जी जी, निकालता हूँ। मनी बिल से चालू करेंगे आज आप? मनी बिल चलिए, those who are coming, kindly switch on their videos, please. चालू करें रेखा? यस सर। चलिए, और टू Mrs. Rekha Khandelwal for Constitution. Today's discussion about that one. Good morning to all of you. We are discussing part 5, the union of constitution and the legislative procedure. We are discussing about that. और जो दिग्विजय जी सर हैं वो बता चुके हैं जो लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर, ऑर्डिनरी जो प्रोसीजर है, अपन बस आगे टाइप्स ऑफ बिल के बारे में से बता चुके हैं। क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर से अराइज होते हैं कि हाउ ए बिल इज पास इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, टाइप्स ऑफ बिल इन इंडिया, what are the important steps in making of a law in India, and what are the difference between ordinary bill and money bill. So sir has discussed about the types of bill, and the sir has discussed about the ordinary bill, the procedure of ordinary bill. Today we will discuss from money bill. First of all, we will discuss about the difference between ordinary bill and money bill. एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए अपन मनी बिल को समझेंगे। ऑर्डिनरी बिल का बारे में सर पहले ही अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है उसके बारे में आर्टिकल 107 एंड 108 में डिस्कस किया गया है, और जो मनी बिल है उसके बारे में आर्टिकल 109 एंड 110 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 110 में इसकी डेफिनेशन दी गई है जो सर पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, और आर्टिकल 109 में इसके बारे में प्रोसेस बताया गया है कि मनी बिल को पास करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। फिर हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में कहां-कहां क्या-क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है कि जो ऑर्डिनरी बिल है, जो सामान्य विधेयक है, वो किसी भी दोनों संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इन आइदर लोकसभा और आइदर राज्यसभा, इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड मनी बिल। फिर जो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो मिनिस्टर और एक प्राइवेट मेंबर दोनों में से किसी के भी द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल होगा वो सिर्फ एक मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिस द सेकंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। फिर बात आती है कि जो मिनिस्टर जो ऑर्डिनरी बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता है? तो नहीं, ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां मनी बिल होगा वो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के ही पास इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। डिफरेंशिएशन अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी, जो अपन अच्छे से समझ सके और दोनों में डिफरेंस आने पर उनको भी बता सके। फिर अपने सामने बात आती है इंट्रोड्यूस हो गया। इंट्रोड्यूस के बारे में अपन पहले ही बता चुके हैं कि वहां पे जो भी हाउस है उसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग होती है, और फिर वो दूसरे सदन को भेजा जाता है। ये प्रोसेसिंग, ये एक प्रोसीजर का पार्ट है जो कि ऑर्डिनरी बिल पेश किया जाता है। अब बात आती है जैसे ऑर्डिनरी बिल को यदि
लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर उसको इंट्रोड्यूस में जब वो पारित लोकसभा में पारित हो जाता है, फिर वो राज्यसभा को भेजा जाता है। तो राज्यसभा उसमें क्या क्या कर सकती है? तो राज्यसभा उसको अमेंडमेंट कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और राज्यसभा उससे 6 मंथ्स के लिए अपने पास रख सकती है। ये तो प्रोसीजर है ऑर्डिनरी बिल का। अब बात आती है मनी बिल। मनी बिल की जो सिचुएशन होती है उसमें राज्यसभा क्या क्या कर सकती है? तो वहां बात आती है कि ना तो राज्यसभा उसमें किसी तरह की अमेंडमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे अपन ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर होगा और किसी मिनिस्टर के द्वारा ही होगा। फिर लोकसभा के बाद में जब वहां से वो पारित हो जाता है, तब उसके बाद में वो राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा उस पर क्या क्या कर सकती है? राज्यसभा क्या उसको अमेंड कर सकती है? नहीं, वह उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकती। रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, ना वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। इट हैज टू रिटर्न द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशन ओनली। या तो उसको सिर्फ उसे वापस लौटाना होता है, या तो वो उसमें कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, या बिना रिकमेंडेशन के। इतना ही राज्यसभा के पास इसके लिए पावर होता है। कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। और ज्यादा से ज्यादा जो राज्यसभा है वो उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उससे ज्यादा के पीरियड के लिए नहीं। तो यहाँ दोनों में अपन को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मनी बिल का जो मुद्दा होता है, मनी बिल, उसमें राज्यसभा के पास सिर्फ इतना ही पावर है कि वे कुछ रिकमेंडेशन के साथ या बिना उसके साथ वो वापस उसको भेजना होता है उसको। फिर बात आती है प्रेसिडेंट असेंट की। एक बार दूसरे सदन के पास भेज दिया गया, फिर दोनों सदन की उसके द्वारा भी पारित हो जाता है, तो फिर जो बिल तब को एक्ट बनाने के लिए उसके लिए फिर प्रेसिडेंट की असेंट की आवश्यकता होती है। सेंड फॉर हिज असेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल की बात है, ऑर्डिनरी बिल में जो जब तक दोनों सदन के द्वारा कोई बिल पास नहीं होता तब तक वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए नहीं भेजा जाएगा। दोनों के द्वारा पास होने पर ही वो असेंट के लिए भेजा जाता है, और फिर वो प्रेसिडेंट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर वो उस पर अप्रूव भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, और उसे पुनर्विचारण के लिए भेज भी सकती है। सर पहले भी बता चुके हैं। अब अपन बात करते हैं मनी बिल की। मनी बिल में भी वही बात आती है कि सेंड फॉर हिज असेंट ओनली आफ्टर लोकसभा अप्रूवल, राज्यसभा अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। लोकसभा से पारित हो चुका है, ठीक है, लोकसभा की फिर राज्यसभा के पास बस वो सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन अगर वो देना चाहती है उसके साथ आता है, या उसके बिना भी आ सकता है। फिर वो जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट सिर्फ लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद ही प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे सकता है। राज्यसभा जरूरी नहीं है उसको अप्रूव करे या ना करे। और राज्यसभा उस पर किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन देती है, कोई सुझाव देती है, तो उसके लिए भी लोकसभा जरूरी नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करे। तो can be rejected or approved but cannot be returned for reconsideration by the president। फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है मनी बिल भी, और मनी बिल भी प्रेसिडेंट या तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, या उसे अप्रूव कर सकता है, या उसको कंसिडरेशन के लिए वापस रिटर्न कर सकता है। नो चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट, हेंस नो प्रोविजन ऑफ ए जॉइंट सिटिंग। अब यहाँ अपन जो मनी बिल ऑर्डिनरी बिल की जब बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी बिल में यदि दोनों मान लो दोनों सदन सहमत नहीं हुए, दोनों सदन के द्वारा पारित नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास होता है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सकती है। दोनों सदन के लिए जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन लाई जा सकती है। लेकिन जो मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। मनी बिल में तो प्रेसिडेंट या तो उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा या उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा, वहां जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। अब यहाँ पे अपने सामने बात कुछ स्टेप्स पहले सर के पास छूट गए थे, या फिर सपोज करो कि संसद में लंबित विधेयक, यदि संसद में कोई विधेयक लंबित है, कोई बिल है पेंडिंग चल रहा है, उस समय पर संसद का सत्रावसान हो जाता है, तो उस बिल का क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में वो बिल लेफ्ट नहीं होगा, वो बिल कंटिन्यू चलेगा जब नेक्स्ट सत्ता आउट होगा। यहाँ मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से राज्यसभा में यदि कोई विधेयक लंबित है और जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो उस समय पे क्या होगा? यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो भी वो बिल लेफ्ट नहीं होगा। लेकिन कोई बिल जो कि लोकसभा में लंबित है और या फिर लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, तो वो 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
लोकसभा के विघटन पर लैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन है कि यदि राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा ने पारित नहीं किया है तब तो वो लैप्स नहीं होगा, लेकिन लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स वो आ चुके, पहले बात की जा चुकी इसके बारे में कि जो भी सदन में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है। अब अपन बात करते हैं मनी अब मनी बिल की बात आ गई अपनी कि मनी बिल में जॉइंट सिटिंग के लिए रेखा प्रिविलेज यस सर, ये भी पढ़ा दो ना। फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग ये चर्चा नहीं हुई अभी अपने। ओके सर। तो यहाँ पर ने दोनों में डिफरेंस, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में अपन ने डिफरेंस जाना था कि क्या डिफरेंस है। अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन मेकिंग ऑफ इन लॉ इन इंडिया। जो इंडिया में जब बिल के जो पास होता है पर्टिकुलर किसी सदन में जाता है तो वहाँ क्या स्टेप्स होती है, तो जहाँ वो स्टेप्स होती है तो वहाँ जो ये प्रोग्राम होता है 3 स्टेप में होता है। एक तो फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं जिसको, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में होता है अ मिनिस्टर or a member introduce the bill in either house of the parliament. He asks for leave before introducing the bill. He reads the title and objective of the bill. After the introduction, the bill is published in the Gazette of India. No discussion on the bill takes place in this stage. Or if the bill is published in the Indian Gazette before its introduction, the minister or member does not have to ask for leave. तो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है और उसकी टाइटल और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है और उसके बाद में उस बिल को उसमें गजट में पब्लिश किया जाता है और बिना इंट्रोडक्शन के पहले ही वो पब्लिश हो जाता है तो फिर भी उसको छोड़ने के लिए कोई नहीं कह सकता। दैट इज द फर्स्ट रीडिंग। देन वी कम टू सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में अपन ने देखा सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है कि क्या तो टाइटल है और क्या इसके पीछे ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड रीडिंग की बात आती है तो सेकंड रीडिंग में होता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन फॉर एक्शंस इट कैन बी टेकन बाय द हाउस ऑन द बिल। उसमें जनरल डिस्कशन होता है। क्या डिस्कशन होता है, इट मे टेक द बिल इनटू कंसीडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट, या तो उस पे कंटिन्यू इमीडिएटली उस पे काम शुरू हो जाए या फिर डेट पर्टिकुलर फिक्स कर दी जाती है। देन इट मे रेफर द बिल टू ए सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस। फिर उस बिल के बारे में पर्टिकुलर कमिटीज होती है, उस कमिटीज को दे दिया जाता है कि वो उस पर पर्टिकुलर उस पर जो कुछ भी देना है वो अपने व्यूज दे। कमिटीज अपन पढ़ेंगे इसको, ये लेखा कमिटी और आकलन कमिटी होती है। फिर इट में रेफर द बिल टू ए जॉइंट कमिटी ऑफ द टू हाउस, या पर्टिकुलर जो टू हाउस है उनकी जो जॉइंट कमिटी, जहां अपन ने बात आई थी कि जॉइंट कमिटी को दे दी जाती है। फिर इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, या फिर उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भी सर्कुलेट हो सकता है। ये जो सेकंड जो रीडिंग होती है इसमें पर्टिकुलर डिस्कस चलता है। डिस्कस में इसमें जितने भी बिल होता है, बिल में जो भी स्टेप्स रखे गए हैं हर एक स्टेप में इसमें विस्तार पूर्वक जो भी चर्चा होती है कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी कमिटी को देना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन के लेना चाहिए, ये सारा जो भी मैटर होता है वो सेकंड रीडिंग में होता है। फिर अपन बात करते हैं इसमें कमिटी स्टेज, सेलेक्ट कमिटी एग्जामिन्स द बिल थॉरली एंड इन डिटेल क्लोज बाय क्लोज। जो भी इसमें सेक्शन बाय सेक्शन जो भी होते हैं, खंड बाय खंड, उसके बारे में कमिटी उस पे डिस्कस करती है। इट कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजंस बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइनिंग इट। उसमें चेंज भी कर सकती है लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है उसमें वो कोई अल्टरनेशन नहीं कर सकती। That is the power of committees. Then after completing the scrutiny and discussion, the committee reports the bill back to the house. और जो भी उस कमिटी को लगता है उसमें जो भी उसको कंप्लीट करना, उसकी जो भी स्क्रूटिनी लानी है, जो भी डिस्कशन लाना है, उसके बाद जो कमिटी जो रिपोर्ट बनाती है वो वापस हाउस को दे दी जाती है। तो अपन ने यहाँ बात करी सेकंड रीडिंग में उस पर डिस्कस हुआ, डिस्कस के लिए कई तरह के बताए, या तो उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए या कमिटीज को लिए और इस तरीके से। और कमिटी यदि उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस कर रही है, प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए और वो कोई भी उसमें अमेंड करती है, तो फिर एक जो भी डिस्कशन होता है वो सब मिला के एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट पर्टिकुलर वापस से सदन को, हाउस को भेज दी जाती है। देन कंसिडरेशन स्टेज,
The House, after receiving the bill from the select committee, considers the provisions of the bill clause by clause. जैसा मैंने बताया कि जो बिल में जो भी दिया गया है वो डिटेल से चर्चा होती है, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक खंड, सब क्लॉज जो भी कुछ होता है सब पे चर्चा होती है क्लोज बाय क्लोज। फिर वो हाउस जो कमिटी से जो भी बिल रिसीव करता है उस पर अपने विचार रखता है। देन ईच क्लोज इज डिस्कस्ड एंड वोट अपॉन सेपरेटली। फिर जो भी क्लोज होता है पर्टिकुलर जितने क्लॉज सब क्लॉज होंगे उन पे चर्चा होती है डिटेल से, उन पे वोटिंग भी होती है सेपरेटली। Then the members can also move amendments and if accepted they became part of the bill. और जो मेंबर होते हैं सदन के जो भी होते हैं वो उसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से वो उस पर्टिकुलर बिल का एक पार्ट हो जाते हैं। तो ये सेकंड, अभी सिर्फ ये एक सदन की बात चल रही है कि संसद के जो दोनों सदन, एक सदन जिसमें भी बिल पास हुआ उसकी फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड रीडिंग में कंप्लीट डिस्कशन हो गया, उसका जितने भी उसमें क्लॉजेस थे उस पर एक एक क्लॉज पे डिस्कशन होता है, कमिटी ने जो रिपोर्ट वगैरह दिया वो सब वापस आई, उसके बाद भी उसमें कुछ एक्सेप्ट हुई कुछ नॉन एक्सेप्टेड रही और पर्टिकुलर जो सदन के मेंबर्स थे उनका भी उसमें रोल रहता है, वो उसमें वोटिंग वगैरह का रहता है। इस तरीके से उस बिल का वो एक पार्ट बन जाते हैं। देन थर्ड रीडिंग की बात आती है, वन ऑफ द टू एक्शंस टेक प्लेस। जैसा कि पहले दो एक्शंस हो गए उसके बाद में फिर क्या होता है, acceptance of the bill if the majority of members present and voting accept the bill is regarded as passed by the house, या फिर rejection of the bill। दो सिचुएशन होती है, डिस्कस हो गया, सब कुछ हो गया, वोटिंग वगैरह सिस्टम हो गया। अब यदि मेजोरिटी में वो बिल पास हो जाता है तो अब तो वो बिल पास हो जाता है, मेजोरिटी आती है तब तो वो बिल पास हो जाता है, अदरवाइज उस बिल का रिजेक्शन हो जाता है। ये सिर्फ एक सदन की बात चल रही है, एक हाउस की ही बात चल रही है कि एक हाउस में फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, थर्ड रीडिंग हो गई। थर्ड रीडिंग तक पहुंचते पहुंचते किस तरीके से वो बिल पारित हुआ या रिजेक्ट हुआ, यहाँ तक अपन पहुंचे। फिर यहाँ बात आ रही है, नोट दिया गया है, no amendments to the bill are allowed. A bill is deemed to have been passed by the parliament only when both the houses have agreed to it either with or without amendments. फिर यहाँ पे वही बात आ गई, एक सदन के द्वारा बिल पारित हो गया, मान लो नो अमेंडमेंट्स टू द बिल आर अलाउड, बिल में किसी तरह की फिर कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अलाउड नहीं किए जा सकते। अब बिल इज डीम्ड टू हैव बीन, और एक बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक कि दोनों सदन उस पर सहमत नहीं हो जाए। तो या तो उस पर सहमत हो, दूसरा सदन उसमें फिर अमेंडमेंट वगैरह कुछ दे सकता है, कुछ भी अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, या तो उसके साथ या उसके बिना। अब अपन बात करते हैं, इस तरीके से अपने एक सदन की सारी कार्यवाही हो गई, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई और थर्ड रीडिंग हो गई। यदि थर्ड रीडिंग में यदि बिल पास हो जाता है या तो रिजेक्ट हो गया तो कार्यवाही भी रुक गई, या फिर अमेंडमेंट्स की उसमें कोई अलाउ है नहीं। अब बात आती है बिल इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में क्या होता है, द फर्स्ट थ्री स्टेजेस आर रिपीटेड हियर इज, जो भी फर्स्ट थ्री स्टेजेस हुई थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जैसा कि फर्स्ट उस हाउस में हुआ था सेम एज इट इज सेकंड हाउस में होता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो डिस्कशन होगा और लास्ट में थर्ड रीडिंग में वही कंक्लूजन पे आएंगे, उस पर कंसीडर किया जाएगा। द सेकंड हाउस कैन टेक वन ऑफ द फोर एक्शंस। It may pass the bill as sent by the first house without, for an example, without amendments. It may या तो वो बिल को पास कर देगा जैसे फर्स्ट हाउस में दिया है, या तो उसमें अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के। It may pass the bill with amendments and return it to the first house for reconsideration. यदि वो अमेंडमेंट्स के साथ करता है तो फिर रिकंसिडरेशन के लिए उसके पास भेजा जाएगा। और इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, वो बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, और यदि वो कोई एक्शन नहीं लेता तो बिल पेंडिंग रहता है। तो फर्स्ट हाउस की कार्यवाही आ गई और सेकंड हाउस की कार्यवाही हो गई, जिसमें सेकंड हाउस जो जो कर सकता है वो बातचीत हो गई। अब आती है नोट, इसमें क्या दिया गया है, the bill is deemed to have been passed if both the houses accept the bill and the amendments. If the second house takes no action for 6 months, a deadlock appears which is acted upon through a joint sitting summoned by president of both the houses. जैसा कि सर ने लास्ट क्लास में बात
स्टडी में बात करी थी कि यदि दोनों जो हाउस है वो उस बिल पर एक मत से सहमत हो जाता है तब तो वो बिल पास हो जाता है, और यदि सहमत नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यदि दोनों में कोई गतिरोध पैदा हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो उस या फिर वो जो बिल है वो उसमें सेकंड सदन कोई एक्शन ही नहीं लेता और वो 6 महीने तक उसमें पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो उस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग बुला सकती है दोनों हाउसेज की, समन बाय प्रेसिडेंट ऑफ बोथ हाउसेज। फिर then assent of the president, फिर one of the three actions can be taken by him, may give his assent to the bill becomes an act and is placed on stated book, may withhold his assent to the bill ends and does not become an act, may return the bill for reconsideration, the houses can or cannot make amendments and send it back to the president, after which he has to give assent। अब जब जॉइंट सिटिंग बुला ली, अब जॉइंट सिटिंग के बाद में क्या होता है, यदि वो जॉइंट सिटिंग का कुछ पार्ट रह गया मैं बताती हूँ इसमें। जॉइंट सिटिंग एक तो कब कब बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग यदि दूसरे सदन ने रिजेक्ट कर दिया या फिर दोनों में डेडलॉक रिजेक्ट कर दिया या फिर उनमें किसी तरह का कोई गतिरोध है और या फिर 6 महीने से पेंडिंग पड़ा है, उस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो बुला सकती है। अब यहाँ बात आती है कि यदि जो लोकसभा है वो विघटित हो जाए इसी पीरियड में तो क्या जॉइंट सिटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट, तो यहाँ ये है कि यदि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक जो बिल है वो लैप्स हो गया तो राष्ट्रपति है वह जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। इसी पीरियड में यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं रहेगा, लेकिन यदि वो विघटन राष्ट्रपति की जॉइंट सिटिंग बुलाने का जो इंटेंशन है उसकी इंफॉर्मेशन देने के बाद विघटित होती है, एक बार प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग का जो बुलाने का इंफॉर्मेशन दे दी, उसका समन दे दी, उसके बाद यदि ऐसी कोई लोकसभा विघटित होती है तो ऐसी जॉइंट सिटिंग ऐसी लोकसभा के विघटित होने के बावजूद भी होगी। यदि पहले ही हो जाती है तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस दौरान हो जाती है कि पहले ही आशय की सूचना दे दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस सिचुएशन में भी लोकसभा जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन रहेगा, जॉइंट सिटिंग होगी। अब यहाँ बात आती है कि इसकी सूचना कैसे कैसे दी जा सकती है, जॉइंट सिटिंग की होगी नहीं होगी, कैसे किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, तो या तो जो दोनों सदन होते हैं उनकी बैठक में राष्ट्रपति संदेश के द्वारा, और यदि बैठक नहीं हो तो एक पब्लिक नोटिस के द्वारा, लोक अधिसूचना के द्वारा जॉइंट सिटिंग बुलाने की बात कर सकता है। दो ऑप्शन है, या तो सदनों के समक्ष कर देगा या फिर पब्लिक नोटिस के द्वारा करेगा। और एक बार यदि राष्ट्रपति ने जब जॉइंट सिटिंग बुलाने की बात कह दी कि जॉइंट सिटिंग होगी तो फिर जो विधेयक पर कार्यवाही है वो वही की वही रुक जाएगी, फिर उसमें सदन आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। अब बात आती है कि जॉइंट सिटिंग, अब अपन यहाँ वापस से अपने पहले टॉपिक पे आते हैं कि जॉइंट सिटिंग हो गया। अब जॉइंट सिटिंग में दोनों सदन, अब जॉइंट सिटिंग में क्या प्रोसीजर रहता है, जॉइंट सिटिंग में किस तरह से कार्यवाही होती है, तो जॉइंट सिटिंग में दोनों सदनों के जो उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या के बहुमत से पारित होगा, और दोनों और कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित होगा, मतलब मेजोरिटी से होगा और वह दोनों से पारित समझा जाएगा। तब फिर सदनों की संयुक्त बैठक में ऐसे संशोधन के सिवाय जो कि विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए और कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं होगा। फिर यह बात आती है कि यदि जबकि ना जॉइंट सिटिंग हुई तो जॉइंट सिटिंग में कौन से मुद्दे पे बात की जा सकती है, तो जॉइंट जो सिटिंग में उसमें केवल वो अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो संशोधन किया जा सकता है जो विधेयक को लाने में देरी के कारण हुआ हो, कि वह विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हो, सिर्फ वो संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, उसके सिवाय कोई संशोधन जॉइंट सिटिंग में नहीं किए जा सकते। फिर यहाँ बात आती है कि कौन से संशोधन आवश्यक है कौन से संशोधन नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा। जहां जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है तो वह कौन से तो संशोधन किए जा सकते हैं कौन से नहीं करनी चाहिए, ये डिसाइड करेगा उसका पीठासीन अधिकारी जॉइंट सिटिंग का, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, मतलब जो स्पीकर होगा लोकसभा का वो इस बात वो पीठासीन अधिकारी
कारी होगा और वो ही उसका निर्णय अंतिम होगा कि कौन से तो इसमें प्रोविजन, कौन से अमेंडमेंट किए जाने चाहिए और कौन से नहीं किए जाने चाहिए। ये अपनी जॉइंट सिटिंग की बात आती है। फिर जॉइंट सिटिंग में जब मेजॉरिटी से बिल पास हो गया, अब ये तो ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे थे अपन। अब ऑर्डिनरी के बिल में तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, ऐसे ऐसे समय पे जॉइंट सिटिंग होती है और ये किए जाते हैं। अब मनी बिल की अपन बात कर रहे थे कि मनी बिल में किसी तरह का जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन है ही नहीं। अब वहां बात आती है कि जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन तो है नहीं। अब वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने उस पर अपनी या तो कुछ उसने अमेंडमेंट्स दिए या नहीं दिए, और जैसा भी उसने यदि दिए नहीं दिए, उसमें जो लोकसभा है वो इस बात के लिए वो उसे स्वीकार भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। वो किसी तरह की बाउंड नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करे। फिर उसके बाद में एक तरीके से मनी बिल है, वो सिर्फ लोकसभा के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। यदि लोकसभा के द्वारा पारित हो गया है और राज्यसभा के पास भेज के वापस आ गया है, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा असेंट के लिए। अब राष्ट्रपति उसमें क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसमें क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। तो आफ्टर पासिंग थ्रू बोथ द हाउस, द प्रेसिडेंट्स असेंट इज रिक्वायर्ड। ही कैन टेक टू एक्शंस, गिव असेंट और विदहोल्ड असेंट। प्रेसिडेंट कांट रिटर्न टू बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अपन ने ऑर्डिनरी बिल में तो पढ़ा था कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन यहाँ जो है लेकिन जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, उसमें या तो वो असेंट देगा या फिर वो विदहोल्ड असेंट, उसको विदहोल्ड कर देगा, उसको नहीं देगा, रोक लेगा। तो इस तरीके के सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। फिर यहाँ बात आती है प्रेसिडेंट कांट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, और आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम द एक्ट एंड इज पब्लिश्ड इन द इंडियन स्टैट्यूट बुक। और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है तो उसके बाद में वो बिल एक्ट बन जाएगा और उसको एक इंडियन स्टैट्यूट बुक में पब्लिश कर दिया जाएगा, जो अपन नोटिफिकेशन की जो बात करते हैं। और इस तरीके से ये मनी बिल का प्रोसीजर होता है। तो अपन दोनों में डिफरेंस अपन ने पढ़ा, दोनों में अपन ने समझा कि जॉइंट सिटिंग कैसे हुई। इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जॉइंट सिटिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो या तो विधेयक पर, मनी बिल पर विधेयक पर अनुमति देगा या नहीं देगा। इस तरीके से अपने मनी बिल का प्रोसीजर और ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर और दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंसेज है, ये कंप्लीट होता है। और यहाँ जॉइंट सिटिंग की बात आती है कि जॉइंट सिटिंग किस सिचुएशन में हो सकती है और किस में नहीं हो सकती, और उसमें कौन से अमेंडमेंट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, और उसका कौन निश्चय करेगा, जो कि लोकसभा स्पीकर करेगा। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ अपन जो आर्टिकल 109 में जो बात थी, प्रोसीजर की बात थी, अब 111 में बात आती है असेंट टू बिल्स की, जो अभी अपन ने पढ़ी है। अब इसमें यहाँ पे अपन 2 चीज की बात करते हैं कि या तो बिल पर जो प्रेसिडेंट है वो अनुमति देगा या तो उसकी अनुमति रोक लेता है। तो या तो देगा तब तो बिल एक्ट बन जाएगा। अब रोक लेता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, और क्या रोकने का कोई परिणाम होगा, क्या रोकने की ऐसी कोई शक्ति है। तो यहाँ ये बात की गई है आर्टिकल 111B में कि विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है तो विधेयक नष्ट हो जाएगा, और उसे वीटो शक्ति भी कहते हैं। अब लेकिन अपने राष्ट्रपति की जो उसकी अपन ने जो भी शक्तियां पढ़ी, जो भी कार्य पढ़ा, उसमें अपन ने पढ़ा है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह के बिना, मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अब जब वो मंत्रिमंडल का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य बताया गया है जहां, तो वहां पर ये वीटो शक्ति का कहाँ पावर रह जाता है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि राष्ट्रपति बिल को ठीक है रोक सकता है, देगा, लेकिन उसके लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेनी पड़ेगी कि भाई वो बिल को, फिर ऐसी स्थिति में सरकार उस विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति को जो सलाह, राष्ट्रपति को ऐसी सलाह क्यों देगी सरकार, जो बिल वो खुद लाना चाह रही है, जो एक्ट वो खुद लानी चाह रही है, उसके लिए सलाह देगी ही क्यों, ये बात आती है। फिर ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल की इनके अपन जो बात करते हैं कि उनके जो या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रोक देगा या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा। तो तीनों ही सिचुएशन में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई पावर जो है वो वही उसी पे आ जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे वहां, क्योंकि यदि वो रोक लेता है तो रोकने के लिए भी जो उसकी वीटो पावर है उसे यूज लेने के लिए भी उससे परामर्श लेनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो
खुद वो बिल लाना चाह रही है, वो उस पर क्यों देगी कि उसको वीटो किया जाए? तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, अपन ने देखा ही है कि यदि वो अनुमति वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेजता है, अब पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए जहां भेज रहा है, जहां रिकंसिडरेशन के लिए, वहां पे वो यदि तुरंत पुनः लौट के आता है तो वह उस पर अपनी असेंट देने के लिए बाध्य है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि जो पावर होती है मेन, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड है, उसके पास ही रहती है लास्ट में। और अब फिर अपन बात करते हैं, अब अपने नेक्स्ट अपन चलते हैं आर्टिकल नंबर 112, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। अपन ने ऑर्डिनरी बिल पढ़ा, मनी बिल पढ़ा, अब यहाँ है फाइनेंशियल बिल। ये सारे इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं ले रही इनके बारे में, फिर टाइम पूरा हो गया है टाइम। तो सर ये टाइम तो हो गया है, इसको कंटिन्यू करूं या फिर ये अमेंडमेंट बिल भी पढ़ा दो ना, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही हो जब। अमेंडमेंट बिल? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे प्रोड्यूस होगा, कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो। सर उसके लिए तो लॉन्ग प्रोसेस है, वो तो पर्टिकुलर 368 का प्रोविजन दिया गया है उसके लिए, तो उसको तो सर अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर इसके लिए तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर लेती हूँ। नहीं, फिर रहने दो, बहुत बढ़िया चर्चा की आज आपने। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, इट्स फ्रॉम माय साइड, ओवर टू डॉक्टर राजेश मेहता। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो लोकसभा में और राज्यसभा में पहुंच गया हूं, और दो कमेटी थी वहाँ, सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी, प्राक्कलन समिति कहते हैं या प्राक्कलन समिति कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में। Wonderfully, Rekha, you put all the things, and first time I got properly understand. मुझे पहले बार लगा कि जबकि मैंने कई बार राज्यसभा में और लोकसभा में लिखा है, जब पब्लिक ओपिनियन मांगी जाती है तो पेपर में पब्लिश होता है कि ये बिल आया है, आपको कोई ओपिनियन देनी है तो आप दे सकते हैं। और मेरे एक आध दो साथी तो कमेटीज के समक्ष प्रस्तुत भी हुए हैं, उन्होंने यहाँ से भेजा, फिर उसको सुनने के लिए बुलाया गया, पैसा दिया गया उसको। आप भी कर सकते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे। आपको फ्यूचर में लगता है कि सरकार ने कोई बिल, किसी व्यक्ति ने कोई बिल रखा है किसी सदन में, और आपको लगता है कि उस पर अपनी पब्लिक ओपिनियन देनी है, पहला काम मेरा निवेदन है, वीडियो चालू कर लीजिए प्लीज, मजा नहीं आता बिना वीडियो के, है ना। तो इट इज रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज, कहने की जरूरत नहीं रहे। और मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले समय में कभी आप कोई प्राइवेट बिल भी रखें लोकसभा में या संसद में, उसमें हाउस ऑफ पीपल में और हाउस ऑफ स्टेट में, आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा कि सर बेकार की बातें करते हैं ना। प्राइवेट बिल भी जाते हैं, बाहर के व्यक्ति भी बिल रखते हैं। तो किस दिन आपका मूड हो जाए, रेखा जी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगी, और आपको लगे कि जो हमारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको लगता है कि सर कोई पारस जी के मन में इच्छा हो जाए कि कोई नया बिल सर प्रोड्यूस करता हूं मैं जरा। देखिए, संभव है, बड़ा सोचने की जरूरत है, जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी चीजें मिलेगी, छोटा सोचोगे तो छोटी मिलेगी और आपका कद कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से रेखा, थैंक्स अ लॉट, बहुत बेहतरीन तरीके से आज मजा आ गया दोनों लेक्चर्स में, चीजें हमें समझ में आ रही है। ये आपके पास ऑडियो भी अवेलेबल रहेगा, वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, तकरीबन 3 बजे बाद ये अपडेट होगा, क्योंकि वो यूट्यूब थोड़ा समय लेती है कुछ चीजें प्रोसेस करने में। उससे पहले हमारे युवा साथी का हाथ खड़ा हो गया है, उसके पास कुछ चीजें होंगी जोड़ने के लिए या कुछ निकालने के लिए। तो अनिरुद्ध का हैंड खड़ा हुआ है, तो अनिरुद्ध बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो अभी चल रहा है फार्म लॉस वाला, इसमें जो है दोनों हाउस से पास हो गया बिल, तो अब इसका क्या वैलिडिटी है? इसको ये लोग जो है रिपील कर सकते हैं? जो अभी चल, मतलब क्वेश्चन जो है ये चीज, तो ये मुझे मालूम करना है क्या आंसर है इसका, कि क्या उसको पास होने के बाद भी उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं ये लोग? सुनते हैं, पहले 4 मिनट का चांस कौन ले रहा है? उमेश बता दो जरा जल्दी, किसको बुला रहे हो? मैंने मेरी पावर डेलीगेट कर दी है बुलाने की, अब उमेश किसी को भी एट रैंडम छान लेता है और बुलाता है। फिर उमेश, चलिए वीर विक्रम बुलाओ, किसको बुलाना चाह रहे हो? लिख लेना है आपको, ये कौन कौन आया, किसको बुला रहे हो, या खुद बोलो। अनम्यूट करो विक्रम। जी ये रमा जी। रमा जी, चलिए रमा जी समझाइए। आज मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल दोनों पब्लिश हो गए, 2 तरह की कमेटियां आ गई,
ज्वाइंट कमेटी की अभी कोई चर्चा नहीं आई है, तो मेरी क्वेश्चन भी है कि कई बार कुछ बिलों को ज्वाइंट कमेटी को भेजते हैं क्या? तो ओवर टू रमा शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं रमा आप? शर्मा। रमा शर्मा, चलिए बताइए जरा। आज मैम ने टाइप्स ऑफ बिल बताए, जिसमें से मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बारे में दोनों में डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस होता है और किसमें इसको प्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल के सेक्शन आर्टिकल्स है 109 एंड 1110 एंड ऑर्डिनरी बिल के हैं 107 118। ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि जो मनी बिल है उसको सिर्फ हाउस ऑफ पीपल जो है लोकसभा उसी में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो ऑर्डिनरी बिल है उसको मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जबकि जो मनी बिल होता है उसको मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर ऑर्डिनरी बिल में रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा जो है ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा उसको मतलब अदर हाउस उसको रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है। बल्कि जो मनी बिल है उसमें जो राज्यसभा है उसको अमेंड नहीं कर सकती और रिजेक्ट भी नहीं कर सकती और विद होल्ड भी नहीं कर सकती। 14 डेज के बाद में उसको वापस अगर वो नहीं करती है 14 डेज के अंदर, तो ये समझा जाता है कि वो उसने उसको पास कर दिया है। इसके बाद ऑर्डिनरी बिल के अंदर जब प्रेसिडेंट के पास दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो या तो उसको विदहोल्ड करेगा या उसको रिटर्न कर देगा, लेकिन वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजेगा। मनी बिल ऑर्डिनरी बिल में वो भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, जबकि मनी बिल के अंदर वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। और अगर मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, जबकि ऑर्डिनरी बिल में अगर दोनों हाउसेस एग्री नहीं है तो उसके अंदर जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा जॉइंट सिटिंग कराई जाएगी दोनों हाउसेस की, और उसके बाद में बिल को पास किया जाएगा। इसके बाद में जो प्रोसीजर था कि किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है, इसके बारे में बताया गया। इसमें जैसे 3 रीडिंग्स होती है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल, उसमें टाइटल एंड ऑब्जेक्ट बताया जाता है। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद में अगर उसको कमेटी को रेफर किया जाता है या फिर जॉइंट कमेटी होती है या पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में थर्ड रीडिंग होती है, जिसके अंदर वोट होता है और पास किया जाता है बिल एक हाउस के द्वारा। फिर उसके बाद में सेम प्रोसीजर दूसरे हाउस में होता है। अगर दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है। थैंक यू सर। हेलो। Thank you Rama, such a wonderfully you put all not all the things। 4 मिनट का समय हो गया होगा शायद आपका, मुझे लगता है। उमेश समय नहीं कि उमेश बस। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात रखी। ये रिप्रोड्यूसिंग है ना, कि हम चीजों को दोबारा देख पाए और कैसे रिकॉल कर पाए। जब आपकी आदत यहाँ पड़ जाएगी तो फिर इंटरव्यू तो आपके लिए बहुत ईजी चीज होगी। चलिए, और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है इसमें? थैंक यू। हाँ, दिग्विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक प्रश्न भी था और आंसर भी वो रह गया था कल, कि क्या ऑर्डिनरी बिल में भी राष्ट्रपति की कंसेंट की आवश्यकता होती है? कहीं कंसेंट मतलब सिफारिश की, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके लिए आर्टिकल 3 है जिसमें हम पढ़ चुके हैं। मैं इसके रिमाइंड कराने के लिए बताना चाह रहा था कि उसके अंदर ये बताया है कि जब स्टेट के जो सीमाओं में नाम परिवर्तन की बातें हैं तो वहां पर सिफारिश राष्ट्रपति करेगा, उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा। ये ऑर्डिनरी बिल है, मतलब अपवाद के रूप में ध्यान रखने के लिए। थैंक यू दिग्विजय। ओवर टू यू सर। हाँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा है? चलिए, अनिरुद्ध का एक क्वेश्चन था, है ना, और मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हेन वी सेंड द एनी बिल टू जॉइंट कमेटी, वो अभी आया नहीं, चर्चा में आगे आ जाएगा। कोई मुझे बताएगा कि जॉइंट कमेटी को कब भेजते हैं? कि साहब वो संयुक्त समिति को भेज दो मामला। कई बार कुछ बिलों को लेकर चर्चा होती है। बिल आपको समझ में आ गया होगा, एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बिल में क्लाज होते हैं, एक्ट में सेक्शंस होते हैं, है ना। ये भी चर्चा करेंगे कि क्लाज क्या होते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, स्कीम्स होती है तो उसमें पैराग्राफ होते हैं, है ना। चलिए, ओके उमेश सर, कोई बात नहीं। 26 जनवरी आज आपको मनानी है क्या यार? शुभकामनाएं तो दे जाओ 26 जनवरी की सबको।
हाँ, ये लोकतंत्र का पर्व है। उमेश सर जाना चाह रहे हैं। आज तो ऑफिस थोड़ी है, कोई फ्लैग होस्टिंग करनी है क्या वहां ऑफिस जाके? आवाज शायद नेटवर्क इशू है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि हेलो। ज्वाइंट। हाँ उमेश बोले। हाँ सर, वो नहीं है सर, एक अचानक कोई फोन आ गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। मैं ज्यादा सीरियस इशू तो नहीं है? हाँ नहीं, कोई ऐसी हो गई। एडवोकेसी वाला काम है सर, अच्छा समझ गया इसलिए मैं थोड़ा भाई। सा। आप सोसाइटी में परिवार में जज का काम करते हो तो इसलिए ठीक है। चलिए, मंगल शुभकामनाएं आपको लोकतंत्र दिवस की। नहीं नहीं, अभी मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, सर अभी तो चर्चा आप सभी करेंगे। को भी मेरी तरफ से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड सॉरी टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अनिरुद्ध मेरा पहला क्वेश्चन कर दीजिए, फिर अनिरुद्ध के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अनिरुद्ध का क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है। बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं कि यार जब दोनों हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट से कोई एक्ट पारित हो गया है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार गिर जाएगी यदि वापस लेती है? तो क्या सरकार बैकफुट पर होगी या कुछ? तो पहले तो ज्वाइंट कमेटी का किसी को ध्यान है क्या? ज्वाइंट कमेटी का क्या काम होता है? हाँ रेखा जी, आपने निकाला ज्वाइंट कमेटी के पास कब जाएगी? कुछ बताएंगे, जरा बताइए। सर जॉइंट कमेटी का ऐसे निकाला तो नहीं मैंने, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ कि जब वो सेकंड रीडिंग में जब डिस्कशन होता है पर्टिकुलर में, अभी जॉइंट कमेटी, मैंने तो अब तक जो कमिटीज पढ़ी है हिंदी में, लोक सेवा समिति और आकलन समिति पढ़ी है, तो ये पर्टिकुलर वित्तीय मामलों के लिए पढ़ी है। लेकिन बजट जब आता है तो बजट के मामले में जो भी कुछ भी डिस्कशन होता है तो उसके लिए लोक सेवा समिति और आकलन समिति को दिया जाता है। अब ये चीज ऑर्डिनरी बिल में ये क्या प्रोसेस होता है इसको मैं आज देखूंगी, आपको नहीं समझ नहीं, में। कोई बात नहीं। आप सब लोग देखिए कि व्हेन देयर इज एनी डेडलॉक बिटवीन द अपर हाउस एंड लोअर हाउस, देन जो बिल है वो क्या ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है, आप देख लीजिएगा सब लोग। और वीर विक्रम और राजकुमार जी लिख लें। लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक बार तो 5 मिनट लेके बैठ जाया करो शाम को। बाकी तो मैं नहीं कहता, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक दोनों का विरोधी हूँ, लेकिन मैं उसको काम में लेता हूँ अलग तरीके से। इसी कारण आप हमारे से जुड़ पाए बहुत सारे लोग तो फेसबुक के कारण ही, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी। चलिए, अनिरुद्ध का सेकंड क्वेश्चन था, सबके लिए खुला हुआ क्वेश्चन है, अभी समय है हमारे पास 2-3 मिनट का, हम चर्चा कर लेते हैं कि after passing or after getting passed or assent of the getting the assent of the president, a bill converted in an act, and some people or public opinion is making opposition of that one, so what will happen with that one act? है ना, जो कानून बन चुका है, जो विधेयक बन चुका है, और उसके विरुद्ध लोग फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं, आज ट्रैक्टर की रैली निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, जरा बताइए कोई। हाँ बताओ जरा। अरे कोई तो बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, मुंह खोलो भाई, गलत ही बोलो, बोलना जरूरी है। हाँ गणेश जी। सर सरकार उसको उसके को रोक भी सकती है, उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकती है, और उसे निरस्त भी कर सकती है जरिए ऑर्डिनेंस के, या फिर जो भी गजट में निकाल के प्रकाशित करके। कहाँ दिया हुआ है? प्रोविजन आई चलिए थिंक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कोई मुझे। बात नहीं गणेश, आपने एक अटेम्प्ट लिया, उसके लिए सैल्यूट आपको। देखिए, लेकिन कई बार इंटरव्यू में हर क्वेश्चन का उत्तर देने की जरूरत नहीं होती है ना। कई बार ये भी कह देना है कि सर मैं नहीं जानता हूँ, तो ये भी है ना। मैं वैसे ही कह रहा हूँ आपको, इंटरव्यू में केवल 60-70% क्वेश्चन का भी उत्तर दे लिया और कई बार नेगेशन में भी दे दिया तो फायदा हो जाता है। मेरे एक मित्र थे एसबीआई में, प्रोबेशनरी ऑफिसर बने, वो लड़े आए थे इंटरव्यू में, लोगों ने कहा इनका सिलेक्शन नहीं होगा, और उनका सिलेक्शन होगा, लिटरली लड़ पड़े वो। एक आध बार सिविल सर्विसेज में भी ऐसा हुआ कि इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर से या बाकी मेंबरों से हॉट टॉक टाइप की हो गई, लेकिन दे पीपल वर जस्ट जजिंग यू
कि व्हाट इज योर लेवल एंड व्हाट लेवल यू कैन रीच इट। चलिए, क्या इस क्वेश्चन पे किसी के पास आंसर है? सरकार द्वारा पारित किसी विधेयक को सरकार पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे वापस ले सकती है? अनुरोध हाँ अनुरोध, इस पे बोलेंगे कुछ आप? सर नहीं सर, मेरे पास भी इसका आंसर है नहीं, मैंने देखा था मतलब एग्जाम आ गया तो मैंने देखा नहीं उसके बाद। कोई बात, और चलिए ये हाँ बोले बोले। तो और इसके अलावा सर बाकी जो मनी बिल के ऊपर है उसके ऊपर तो एक जजमेंट आ चुका है अभी अभी, वो आधार वाला, बेरोजगार बेघर फाउंडेशन वर्सेस के एस पुट्टास्वामी। उसमें सर कोर्ट ने, इसमें चंद्रचूड़ ने डिसेंट किया है, अभी अभी जनवरी में आया है इसी साल 2021 में। इसमें चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिसेंट भी करा है। उन्होंने बोला है कि आधार जो है वो कम्प्लीटली वायलेटिव है, पूरी आधार की पूरी स्कीम कम्प्लीटली वायलेटिव है फंडामेंटल राइट से अपने। और जो है उन्होंने स्ट्राइक डाउन करा था, ये डिसेंट था उनका। और उसमें क्वेश्चन यही उठा था सर कि क्या आधार, इसको मनी बिल माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने वैसे तो इसको अलाउ कर दिया, बट जो डिसेंट था वो ये था, चंद्रचूड़ ने ये बोला जस्टिस ने कि इसके ऊपर अभी मैटर पेंडिंग चल रहा है, वो है रॉजर मैथ्यू वाला। अब रॉजर मैथ्यू में क्या क्वेश्चन उठा था कि उसमें ये था कि 7 जजमेंट अभी डिसाइड करने वाली है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, जो अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं, क्या वो जो है क्या वो भी है ना मनी बिल के थ्रू पास हुआ है। तो उसके ऊपर ये डिबेट थी। तो अभी चंद्रचूड़ ने बोला कि पहले वो डिसाइड हो जाए, उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे, और अभी इस केस पे इसको डिसाइड करना गलत होगा, और उन्होंने इसलिए इसको छोड़ दिया था। तो ये डिसेंट था, इसके अंदर ये मनी बिल के ऊपर एक अच्छा जजमेंट आया हुआ है। और इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आने वाला है 7 जजमेंट, जो भी बेंच बनी हुई। आप लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई चीजें पता नहीं होगी, है ना। पार्टियों को पैसा इकट्ठा करने का अनुमति दी गई है, एम आई राइट? यही कह रहा, ये है ना अनुरोध उसमें, है ना, बॉन्ड जारी कर सकती है पार्टी। तो उसको लेकर है, उस पर भी ढूंढिए। अनिरुद्ध का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यदि किसी को राय देनी है तो नहीं तो कल सुबह आते ही याद दिलाया करो आप। जैसे गणेश वालका के 2-3 क्वेश्चन पहले के भी बाकी चल रहे हैं, तो वैसे तो शनिवार को ये वीर विक्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नोट करके रखेगा क्वेश्चन कि सर इस वीक के दौरान इन क्वेश्चनों के उत्तर नहीं आए हैं अभी, और ये गुरुवार या शुक्रवार को ही ग्रुप पे डाल देगा लिखकर, तो शनिवार को सब होमवर्क करके लेके आएंगे उस पर। ये क्वेश्चन, मेरा जो राय है, मैं जितना संविधान को जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है वो चैलेंज हो जाएगी इसके थ्रू। यदि कुछ फार्मर्स वहां अपोजिशन कर रहे हैं और सरकार उनको बार बार इन्विटेशन दे रही है कि लेट्स कम एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम अमेंडमेंट इन दैट वन, कुछ अमेंडमेंट पे बात करते हैं आप जो चाहते हो, उनका अपना एक एजेंडा है। वो चाहते हैं कि सरकार डी स्टेबलाइज हो, क्योंकि सरकार की जिस तरह की वर्किंग है उस तरीके से वो एस्टेब्लिश हो रही है, और वो पॉलिटिकल मूवमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। फार्मर्स मूवमेंट जो है वो पंजाब से चला, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको पोषित कर रहे हैं, और बाकी कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गई है। अब लॉ के छात्र के नाते आपका दायित्व है कि आप देखिए इसे, है ना, कि क्या, मैंने वापस कहा कि एक बिल एक्ट में बदलाव हो गया है, प्रेसिडेंट की असेंट हो गई है, वहां सब पार्टियों के लोग थे, उसके बाद भी कोई पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक मासे चैलेंज कर सकती है क्या गवर्नमेंट को, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या रहेगी, इसको लेकर कल हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास यदि आप समय हो तो 10 मिनट हम लोकतंत्र दिवस पर भी बातचीत कर लें। आज कौन सा नंबर है आज लोकतंत्र दिवस का, बताएंगे क्या? हाँ, कौन सा है? 72 है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना महत्व है, और कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा है कि वो एक मैनुअल है, जैसे लाइफ का मैनुअल होना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं मैनुअल अपना कि भैया मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, और ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अपग्रेड हो रहा है लगातार अमेंडमेंट के थ्रू, है ना। जब 1949 में लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था, कब हुआ था सर? कुछ प्रावधान 49 में लागू हुए थे और बाकी कंप्लीटली 50 में लागू हुआ था। क्या हुए थे 26 जनवरी 1949 को लागू, ध्यान है क्या?
सर वो 395 आर्टिकल 395 ए में जो मेंशन है वो तो 26 जनवरी 1949 को लागू हुए थे, और शेष जो बचा हुआ था थोड़ा सा पार्ट, वो 26 नहीं सॉरी वो 26 नवंबर 1949 को था, और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए ममता जी को और अपडेट करिए कोई थोड़ा सा। हाँ वर्मा सर कुछ बोल रहे हैं आप, शायद साइन हाथ लेके जा रहे हैं। सर मैं बोलना चाहूँगा इसमें 394 आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393। अच्छा पहले सिटीजनशिप ये सर बोले ये बोले गणेश। यह आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, एवं रिमेनिंग बाकी बचे सारे आर्टिकल सहित फिर 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुए थे। तो ये लिस्ट डाल दोगे आज व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने? यस सर। हाँ कुछ लोगों को पता नहीं कौन कौन से लागू हुए थे। पहले सिटीजनशिप का इशू था, उस समय डिस्कशन हो रहा था, और रमा ने क्वेश्चन भी खड़ा किया था कि सर 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हो या 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हो सिटीजनशिप को लेकर। उसमें ऐसा ही दिया हुआ उस दिन, है ना। चलिए, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से काम कर रहा है? मैं 8 मिनट केवल लेऊंगा आज। अब जब लोकतंत्र है, वो गणतंत्र दिवस है, तो 8 मिनट और बात कर लेते हैं। आज 8 मिनट का समय ले लेते हैं। मुझे भी बच्चों को लेके जाना है घुमाने के लिए। मेरी पत्नी बहुत दिनों से नाराज है, वो कहती है सुबह सुबह आप चले जाते हो, कभी कोई वॉक नहीं, कभी कोई चाय पीने नहीं बाहर, कभी कुछ नहीं। तो मैंने कहा आज कहते हैं देवी को जरा घुमाने ले जाएंगे। तो बताओ जरा भैया, है ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया पत्नी के डर के चक्कर में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत ध्यान रखती है मेरा, है ना। बहुत ध्यान रखती है, जब भी तो पढ़ा पाता हूँ। मैंने शादी के बाद ही LLB, LLM, PhD, CS सब शादी के बाद किए भैया, है ना। तो जीवन में कोई भी चीज रुकावट नहीं है। नौकरी में लगने के बाद ये पढ़ाई की है मैंने, जो है ना। और 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाली थी कि कुछ लोग जब इस दुनिया से जा रहे होते हैं, जब उन्हें महसूस होता है कि वो जिंदा है, तो फिर मैंने लिखा कि यार हम भी थोड़े थोड़े जिंदा होने लगे हैं। कुछ अच्छे लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं हमारे साथ, जो हमें बेहतर बनाते हैं और जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मनी बिल, बताओ आज मुझे समझ में आया। अब मैं किसी के सामने अपना ज्ञान ठोक देंगे अपन, अरे हमारे रेखा जी ने पढ़ाया था मनी बिल और वो ऑर्डिनरी बिल, ले सुन हमारे से कहाँ से चालू होता है। तो वर्मा सर ने जैसे 164 का बताया, ले कन्फेशन ले, अभी बात करते हैं, है ना। वो हमारे गिरधारी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि 356 या कौन सा है 354 में क्या मामला होता है, 2 इंडिपेंडेंट एविडेंस ले आओ। राम द्विवेदी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बातों को रिप्रोड्यूस किया, रमा ने रिप्रोड्यूस किया। चलिए, क्या क्वेश्चन था मेरा लास्ट में, मैं खुद ही भूल गया। हाँ बोलो बोलो। देखिए कौन कौन से आर्टिकल तो 26 जनवरी को 1950 में आए, कौन कौन से 26 नवंबर 1949 को। तो गणेश लगा देंगे। तो क्या हमारा संविधान ठीक तरीके से काम कर रहा है? कोई बोलना चाहे तो 1-1 मिनट बोल सकते हैं। हाँ चलो, आप लोगों के साथ आनंद आता है, और आज 26 जनवरी है, तो आज नहीं रखते हैं, कल 1-1 मिनट सबको बोलने का मौका देंगे। कल थोड़ा समय निकाल लेंगे अपन बीच में, है ना। 1-1 मिनट सब लोग 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर अपने मन की बात कहेंगे। तो बीच का जो 15 मिनट के क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे कल। ठीक है, तैयार हो आप सब, है ना। 1-1 मिनट अपने मन की बात तैयार करके लेके आओ कि व्हाट इज द गणतंत्र दिवस। इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा आपको, और बाकी चीजें, बाकी वीडियोस अब आज से 2 पार्ट में आपके पास आने लग जाएगा। CRPC का अलग और कॉन्स्टिट्यूशन का अलग। अपने ऐप पर एक्टिव होइए। और आपके कुछ साथी यदि और जुड़ना चाहते हैं तो हमने 25 सीट और ओपन करी है अभी अनुमति लेकर। 25 में से जो भी 2, 5, 10 जितने भी जुड़ेंगे, तो आप लोगों के साथ जुड़े और घमासान हो आप लोगों के बीच। जैसे आज गिरधारी जी ने बहुत बढ़िया अपडेशन दिया कि भैया 190 में जा सकते हो, वर्मा सर को और एड ऑन किया। तो फ्लेवर ऑफ स्टडी सर्कल इज दैट वन। और आप में से किसी आदमी को लगता है कि किस दिन मैं भी एक लेक्चर मारना चाहता हूँ, जरा मैं देख लूँ मेरा ज्ञान कितना है, तो जब हमारे जैसे ब्ला ब्ला पढ़ा सकते हैं जिनको कुछ भी अता पता नहीं है, तो आप तो हमारे से बहुत बेहतर पढ़ा सकते हो। करके देख लो, कोई दबाव नहीं है। अभी मैंने एक दिन एक स्टूडेंट को बोल दिया तो वो तो डर गई, आई नहीं इस चक्कर में। मुझे लगा नए नए स्टूडेंट को नहीं बतानी चाहिए ये चीज, उसको कहना ही नहीं भैया तू तो आ, है ना, और वो कैप्सूल ले जा,
है ना, चाहे 2 बार तेरा सिलेक्शन हो गया और तीसरी बार भी नहीं हो और चौथी बार भी हो गया, उसका 3 बार सिलेक्शन हो चुका है आरजेएस में, लेकिन बोले सर इंटरव्यू और मेंस में रह जाती हूँ। अब मैंने जैसे उसको कहा कि आप कभी चाहो तो लेक्चर भी ले सकते हो, तो वो डर गई, सर आप तो लेक्चर, मैंने कहा कोई दबाव नहीं है, सबको थोड़ी कह रहे हैं हम, है ना, लेकिन यहीं सीखेंगे हम बोलना। तो चलिए 26 जनवरी है, आज छुट्टी है, एक आध घंटा निकाल कर अपनी डायरी लिखिए, जर्नल लिखिए और इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने आप को कि आप उत्तरोत्तर अपग्रेड हो रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं, है ना। राम साहब कहाँ चले गए ब्रदर आज आपके? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए तो हमारी तरफ से कह दीजिएगा गेट वेल सून, बोले तुम्हारी आवाज सुनने को तैयार रहता है स्टडी सर्किल। जो लोग नहीं आते उनको मैसेज डाल देते हैं भाई ठीक हो क्या, बस इतना ही कहते हैं, तो हमें सूचना दे दिया करो कि सर तबीयत ठीक नहीं है, तो हम भी दुआ करें, जैसे मेंटल हीलिंग का पढ़ेंगे ना हम आगे कि मानसिक रूप से भी बीमारी को ठीक किया जाए। लापरवाही भी करता है इस वहाँ पे। कोई बात नहीं, छोटे भाई तो लापरवाही लगते हैं बड़े भाई को, है ना, और बड़ा भाई ये कहता है कि डिक्टेटर है, छोटा भाई ये कहता है कि डिक्टेटर है बड़ा भाई, है ना राम जी, तो ऐसे ही चलता है हमारा। चलिए तो कल 26 जनवरी पर 1-1 मिनट सबको बोलना है, अपना इफेक्टिव वो बना के लाइए, और जरूरत हुई तो वोटिंग और करवाएंगे कि सबसे बढ़िया किसने बोला, है ना। यहाँ पोल है हमारे पास जूम पर, तो यदि टाइम मिला मुझे नोट करने का और आपकी वोटिंग, तो फिर जो सबसे बढ़िया होगा उसको सर्टिफिकेट और देंगे। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में वोटिंग करने में मुझे टाइम लग जाता है, और वर्मा सर इवेल्युएट करेंगे, लास्ट में कुछ ओपिनियन भी दे सकते हैं अपने आप को। मधु मौर्य इवेल्युएट करेगी अपने को, यदि वो कोई एज ए इवेल्युएटर बोलेंगे तो सही, इवेल्युएटर भी कुछ दे सकते हैं। तो जरा एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ऐसा हमने ओपन माइक का रखा है, शाम को भी चालू करेंगे, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा और इन्वॉल्व हो जाओ तो हमें समय मिल जाए। तो वो इंटरव्यू के लिए है ओपन माइक, क्या हो जरा 3 मिनट बोलो और इंटरव्यू की तैयारी करो। चलो, गणतंत्र दिवस की 72वें गणतंत्र दिवस की आपको सबको शुभकामनाएं। हम भारत में रहते हैं जो लोकतंत्र है, छद्म लोकतंत्र कहो, उसको डेमोक्रेसी कहो या डेमोक्रेसी कहो, लेकिन पाकिस्तान से हम ठीक है, बांग्लादेश से हम ठीक है, भूटान में अलग तरह का जीवन है तो उससे भी हम ठीक मान सकते हैं कि एक हेट्रोजिनस सोसाइटी में हम बेहतर तरीके से रह पा रहे हैं, और कम से कम सुबह 6 बजे हम बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन पर बातचीत कर पाते हैं, सीआरपीसी पर बात कर पाते हैं। वो इस देश में संभव है, नहीं तो अफ्रीका में कहीं पैदा हो रहे होते या किसी ऐसी कंट्री में पैदा होते जहाँ होमवार चलता रहता है, तो उससे बेहतर है। तो बार बार इस मातृभूमि को वंदन करो, उसको चरण स्पर्श उसके टच करके कहो कि यार तूने हमें जगह दी, वो भी जयपुर जैसी जगह में दी, नहीं कहीं झारखंड में वो कौन सी है, रांची, है ना, वहां जहाँ आग जलती रहती है और खाने हैं घर ढह जाते हैं, तो उस जगह पैदा होते तो एक बेहतर शहर में, बेहतर जगह भोपाल में रहते हैं, वो झीलों की नगरी है, नवाबों का शहर है शायद, वो तो लखनऊ कहलाता है या भोपाल कहलाता है, तो सब अलग अलग जगह से हम मिलते हैं। तो बहुत बेहतरीन जगह और बेहतरीन जीवन दिया है परमेश्वर, वो आपसे और आगे कुछ चाहता है, इसलिए वो इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के इस स्टडी सर्किल में लाया, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाना चाहता है। फिर भी आपको लगता है कि क्लासेस से बेहतर है तो आप कभी भी हमें कहकर जा सकते हैं, लेकिन हम अश्योर करते हैं कि आने वाले समय में इसका रूप और बढ़ना है, और आपको बनना ही है इस साल। या तो मैं कहता भी हूँ लोगों को, या तो हमारे यहाँ आदमी आता है तो रहता है या छूट जाता है क्लास, 2 संभावनाएं हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 1 मिनट की तैयारी के साथ। वीर विक्रम डाल देना, कल सबको 1 मिनट बोलना है गणतंत्र दिवस पर। पहले 2 पार्ट में कर लेंगे, 7-8 लोगों को एक बार बुला लेंगे, 7-8 लोगों को एक बार बुला लेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आनंदमय जीवन की मंगल कामना के साथ। कल सुबह 6:55